बजट की स्थितियां, कंडीशन ऑफ बजट। बजट की दो प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं, या तो बजट संतुलित बजट होगा या असंतुलित बजट होगा। संतुलित बजट का मतलब क्या होता है, जब प्राप्तियां जो हैं व्यय के बराबर हों, प्राप्तियां बराबर व्यय। मतलब कहने का कि जो सरकार की जो प्राप्तियां हैं, जैसे अभी तो लोगों ने देखा कि रेवेन्यू इनकम, कैपिटल राजस्व से जो प्राप्तियां हैं, या कैपिटल से पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां मिलाकर और जो व्यय किया गया सरकार के द्वारा, दोनों अगर बराबर हो रहा है, मतलब जो आय जो मिल रही है व्यय अगर उसी के बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित बजट। ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारी जो प्राप्तियां हैं वो ज़्यादा हो और खर्च कम हो, तब भी यहाँ पर जैसे असंतुलित बजट। असंतुलित बजट के दो भागों में बांटते हैं, घाटी का बजट, एक आधिक्य का बजट, आधिक्य बजट आधिक्य से कहेंगे, दूसरा घाटी का बजट, घाटे का बजट। अब आधिक्य बजट क्या है, अगर जो हमारी रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन हो जाए एक्सपेंडिचर से। ठीक। मतलब जो हमारी प्राप्तियां हैं, सरकार की जो प्राप्तियां हैं, अगर सरकार की इनकम ज़्यादा हो जाए और व्यय कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, आधिक्य का बजट। ठीक, सरप्लस बजट। लेकिन अगर यहाँ घाटे बजट क्या है, घाटे का बजट का मतलब है कि अगर जो हमारी एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन हो जाए इससे रेवेन्यू से, तो उसे कहेंगे असंतुलित घाटे का बजट। ठीक, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जैसे मैं पहले तुम लोगों को बताया, जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का जो कल्याण करना। जब लोगों को अधिक से अधिक कल्याण करना है तो हमारे पास इनकम की ज़्यादा हो या ना हो, हमें व्यय करना ही पड़ेगा। तो व्यय करने के लिए सरकार क्या करती है, ऋण लेती है या अपना निवेश करती है, अपनी कंपनियों को बेचती है। तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि घाटे के बजट को ही प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कल्याण करना है तो हमें व्यय बढ़ाना होगा, और जब व्यय बढ़ेगा और इनकम हमारी कम रहेगी तो क्या होगा, घाटे का बजट होगा। ठीक। अब हम लोग देखते हैं बजट घाटा। घाटे के प्रकार, इसको भी पहले कई भागों में बांटा जाता है, कई भागों में बांटते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से इसमें जो भारत सरकार का बजट आता है उसमें हमें 4 घाटे देखने को मिलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले बजट घाटा। बजट घाटा, अब ये बजट घाटा को मिलना नहीं मिलता। बजट घाटा, बजट डेफिसिट, फिर होता है राजस्व घाटा, फिर होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है प्रभावपूर्ण राजस्व घाटा, एक होता है प्राथमिक घाटा, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक। इस समय जो बजट आता है वो मुख्य रूप से इनको इंगित करता है। इतने को हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। जो बजट आएगा उसमें एक तुम लोग देखोगे कि राजस्व घाटा कितना है, 5% या 2.5% या 3%। राजकोषीय घाटा कितना है, 5% या 5.5%, 6%, 8%, जो भी रहे हर वित्तीय वर्ष में ये चेंज होता रहता है। इसी तरह प्रभावपूर्ण राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, चारों बजट जो चारों घाटा होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक। क्वेश्चन का मतलब वहाँ डायरेक्ट पूछ लेगा, जैसे छोटी एग्जाम में होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कितना राजस्व घाटा है, कितना इस बजट में कितने राजकोषीय
घाटा है या प्राथमिक घाटा कितना है, प्रभावपूर्ण राजस्व घाटा कितना है। तो अक्सर पूछता है राजकोषीय घाटा, तीसरे में पूछ लेता है कभी कभी राजकोषीय घाटा कितना है बजट में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चारों घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्रभावपूर्ण राजस्व घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है। ठीक, इनको चारों पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले देखिए राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा मतलब जैसे हम लोग टेबल बनाए थे उसमें लिखा हुआ था राजस्व आय, राजस्व व्यय और राजस्व आय। तो राजस्व व्यय में जो चीजें रखी गई थी और राजस्व आय में जो चीजें रखी गई थी, तो जो अगर उनके बीच में जो दोनों अंतर आता है उसी को कहते हैं राजस्व घाटा। मतलब उस टेबल से एकदम क्लियर तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि राजस्व बजट अलग है और पूंजीगत बजट अलग है। तो राजस्व आय एक तरफ लिखा गया था, दूसरी तरफ राजस्व व्यय लिखा गया था। तो राजस्व घाटा में राजस्व आय और व्यय का अंतर ही जो होता है वो क्या होता है, राजस्व घाटा होता है। इधर हो रहा है रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू, इधर लिखेंगे राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ऐसा क्यों लिखते हैं, राजस्व व्यय पहले क्यों लिखे, क्योंकि व्यय ज्यादा रहेगा और राजस्व आय कम रहेगा, माइनस में आएगा इसका चिन्ह, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। अब ये चीज वहीं से समझ में आएगी जो टेबल थी, टेबल में सीधे लिखा था राजस्व बजट। ठीक, जो राजस्व बजट है उसी राजस्व बजट से यहाँ निकल के आया राजस्व घाटा। वहाँ राजस्व आय थी, राजस्व व्यय थे, राजस्व आय के प्रकार थे, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और इसी तरह राजस्व व्यय के भी उसमें कई पार्ट थे, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय या सामाजिक आर्थिक और सामान्य सेवाएं। उनका जो डिफरेंस आएगा वही क्या हुआ, राजस्व। ठीक, दूसरा क्या था, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा जो घाटे की अवधारणा है उसमें सबसे विस्तृत अवधारणा होती है। राजकोषीय घाटा जो होती है वो घाटे की अवधारणा में सबसे विस्तृत अवधारणा होती है, इसलिए इसको महत्व दिया जाता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, राजस्व घाटा जो होता है पूरे राजस्व बजट और पूंजीगत बजट को मिलाकर निकाला जाता है। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट में देखा कि राजस्व बजट वाला जो था राजस्व वाला निकाले, इसी तरह हम पूंजी घाटा का निकाल सकते हैं। पूंजी घाटा का कंसेप्ट था पहले, लेकिन अब बजट में उसको समाप्त कर दिया गया है, बजट में नहीं देते हैं। ठीक, लेकिन अगर देखेंगे तो अगर राजस्व घाटा की तरह पूंजी घाटा भी निकाल सकते हैं। पूंजी घाटा का मतलब जो पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय का अंतर है उसको निकालेंगे, क्या निकलेगा, पूंजीगत घाटा। तो राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा को अगर हम जोड़ देंगे तब हमें निकल आएगा राजकोषीय घाटा। मतलब अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के घाटा को दिखा रहा है, सिर्फ राजस्व बजट को नहीं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दोनों के अंतर को दिखा रहा है। ठीक, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां, जिसमें कुल प्राप्तियों में क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं, राजस्व प्राप्तियां, इसको पहले लिखिए कुल व्यय, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, कुल व्यय, कुल व्यय में क्या क्या रखेंगे, राजस्व व्यय। कुल व्यय का मतलब अब उस टेबल को ध्यान करो, इसमें हम लोग लिखेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो अब कुल व्यय पूरे अर्थव्यवस्था का जो व्यय हुआ वो टोटल हो गया। तो टोटल में हम लोग लिखिए कुल व्यय, टोटल लिखिए तो कुल व्यय। अब कुल व्यय किसका जोड़ है, राजस्व व्यय का, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय का। तो एक चीज क्लियर हो गई कुल व्यय। ठीक, अब इसमें हमें घटाएंगे क्या,
पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। कुल प्राप्तियों में क्या रखेंगे? राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां नहीं देंगे। देयता पूंजीगत प्राप्तियां, लेकिन ऐसी प्राप्तियां जो देयताएं सृजित ना करती हैं, मतलब उसको हटा देंगे। जो सरकार का दायित्व है उसको इसमें से हटा देंगे। मतलब राजस्व प्राप्तियां प्लस ऐसी देयता सृजित ना करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां। ऐसे जो देयता सृजित ना करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां, देयता सृजित ना करने वाली प्राप्तियां, जैसे मान लो कि विनिवेश से प्राप्त है या सरकार किसी और माध्यम से इनकम प्राप्त कर रही है, लेकिन वो पूंजीगत हो, उसको किसमें सम्मिलित करेंगे? देयता न सृजित करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां। देयता सृजित का मतलब इसमें कहने का मतलब यह है कि इसमें हम ऋण को सम्मिलित नहीं कर सकते। ठीक, जो बचेगा दोनों का अंतर कहाँ से आएगा? वो ऋण से ही देगा सरकार, क्योंकि जो इनके बीच का अंतर प्राप्त होगा उसको सरकार कहाँ से भरती है? ऋण लेकर। वो जो ऋण का अंतर आता है वही हमारा राजकोषीय घाटा होता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो राजकोषीय घाटा होता है वो सरकार की कुल लायबिलिटीज को व्यक्त करता है। मतलब जो सरकार की कुल ऋण है, आंतरिक ऋण या बाह्य ऋण, वो कितना है वही कुल मिला के राजकोषीय घाटा होता है। नहीं समझ में आया? मतलब कहने का कि राजकोषीय घाटा जो होगा वो पूरी तरह से सरकार की देयताएं हैं, उसको इस तरह लिख सकते हैं राजकोषीय घाटा बराबर, उसको राजकोषीय घाटा बराबर फिजिकल डेफिसिट बराबर आंतरिक ऋण एवं अन्य देयताएं प्लस विदेशों से प्राप्त ऋण प्लस आरबीआई से प्राप्त कोष या ऋण, कोष से आरबीआई कोष से सरकार ऋण देती है, तो इनको जब समझा देते हैं तो हमें मिल जाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को कई एक होता है चालू खाता घाटा। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी पढ़ोगे उसमें देखोगे एक होता है चालू खाता घाटा, दूसरा होता है पूंजी खाता। तो जो चालू खाता होता है वहाँ पे करेंट अकाउंट डेफिसिट, उसको प्लस राजकोषीय घाटा को जो जोड़ देते हैं उसको कहते हैं ट्विन डेफिसिट। मतलब सर जी, हाँ जी, प्राथमिक घाटा क्या होता है? अभी तो वहाँ पहुँचने दो। ट्विन डेफिसिट राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट प्लस करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, इसको मिला देते हैं तो क्या कहा जाता है? ट्विन घाटा, ट्विन डेफिसिट। इसमें टेंशन लगेगा, समझ नहीं आएगा। दूसरा वाला कर दो, कोई नहीं चल रहा चलेगा सर, आप चला दो। ट्विन डेफिसिट या दोहरा घाटा। इसको सर जल्दी उनको उठा लो सर, क्योंकि सर जी आप खोले हैं ना, इनको हवा लग जाती है उनको सर। हाँ ट्विन डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट बराबर होता है फिजिकल डेफिसिट प्लस करेंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब एक ये जो करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो बाह्य असंतुलन को व्यक्त करता है। मतलब जो हम व्यापार करते हैं उसमें जो घाटा होता है, असंतुलन होता है, उसको कौन व्यक्त करता है? करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट और जब फिजिकल डेफिसिट को जोड़ देते हैं दोनों को तो वो कहलाता है ट्विन डेफिसिट। ठीक, अब सवाल यह उठता है कि राजकोषीय घाटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? राजकोषीय घाटा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कभी जब तुम सुनोगे, आर्थिक समीक्षा सुनोगे या आर्थिक बजट सुनोगे या कोई एक्सपर्ट को सुनोगे, जैसे टीवी डिबेट में आते हैं ना कि
जैसे कि संचालन में। क्या जो फिजिकल डेफिसिट है वो अच्छा होता है कि बुरा होता है, या मतलब कि फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा क्यों हो गया देश का, फिजिकल डेफिसिट इतना कम क्यों है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए माने रखते हैं क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट है वो देश के बजट में एक सबसे महत्वपूर्ण एक आस्पेक्ट है। साथ ये मान सकते हो कि एक प्रकार का देश की अर्थव्यवस्था का इंडेक्स है। इंडेक्स इस सेंस से है क्योंकि हमें ये इससे ये पता चलता है फिजिकल डेफिसिट से कि सरकार ऋण कितना ले रही है, सरकार के ऊपर कितना बर्डन है, पता चल रहा है कि नहीं। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये है कि सरकार की देयताओं को व्यक्त करता है या सरकार की आंतरिक और बाहरी ऋण को व्यक्त करता है। तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि सरकार के ऊपर ऋण बर्डन कितना ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए एक जो ये फिजिकल डेफिसिट होता है उसको अर्थव्यवस्था का एक इंडिकेटर माना जाता है, अच्छा इंडिकेटर या बुरा इंडिकेटर, या ये कह सकते हो एक प्रकार का इंडेक्स है अर्थव्यवस्था के आकलन करने के लिए। ठीक, तो इसको अच्छा इस सेंस में मान सकते हैं, जैसे मैं पहले बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या विकासशील देश हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो अपने देश का विकास को प्राथमिकता दें, वहाँ के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दें। तो जब लोगों को कल्याण को प्राथमिकता देंगे तो क्या होगा, अधिक से अधिक व्यय करेंगे, इनकम से ज़्यादा व्यय करेंगे, इनकम से ज़्यादा व्यय करेंगे तो लोगों को कल्याण होगा, मतलब किसी न किसी माध्यम से तो लोगों का कल्याण होगा ना। जैसे मान लो किसी योजना के माध्यम से सरकार लोगों को पैसा पहुँचाती है तो उस पैसे के माध्यम से वो अपना शिक्षा एजुकेशन प्राप्त करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करेंगे, या लोगों को मान लो मनरेगा जैसी योजनाएं चलाकर लोगों को रोजगार भी दिया जाता है, कौशल विकास योजना चलाकर आप लोगों को कौशल प्रदान किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब लोगों को कल्याण होता है तो उससे क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन जब डेवलपमेंट होगा, मानव पूंजी का विकास होगा तो उससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल देश की अच्छी है तो उससे आर्थिक विकास के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से ये माना जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए यह जरूरी है। इसलिए मैं ये पुस्तक लोगों को पूछा कि अगर मान लो तो सदैव फिजिकल डेफिसिट घाटे का बजट क्यों प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि एक जब मजबूरी है, दूसरा जरूरी भी है। क्यों, क्योंकि अगर मजबूरी इस सेंस में कि हमारे पास इतनी इनकम नहीं है और इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए अगर हमें कल्याण करना है तो इसलिए जरूरी है कि हम व्यय ज़्यादा करें तो हमारा डेफिसिट जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसको बुरा क्यों माना जाता है, इसकी कमियां क्या हैं, इसकी समस्या क्या है, क्यों इसको बुरा भी माना जाता है? क्योंकि ज़्यादा अर्थव्यवस्था में फिजिकल डेफिसिट हो जाता है तो सरकार के लिए एक चिंता का कारण बन जाता है। सरकार उसको हर बार जब कभी भी बजट देखोगे तो जो एस्टिमेटेड बजट होता है जो अगले साल के लिए अनुमानित किया जाता है तो उसमें यही दिखाता है कि जैसे मान लो कि आपके पास 5.6% फिजिकल डेफिसिट है तो अगले साल इसको ये कहा जाएगा कि हम 4.3 रखेंगे। इसका मतलब कि सरकार इसको सदैव घटाना चाहती है। क्यों घटाना चाहती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं जब पहले बताया कि एक प्रकार से सरकारों के ऋण को व्यक्त करता है, फिजिकल डेफिसिट सरकार के ऋण को व्यक्त करता है, तो उसके कई दुष्परिणाम हो जाते हैं। जैसे सरकार मान लो ऋण ले लेती है तो ऋण लेगी तो क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी, मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है लागतें वस्तुओं की बढ़ जाती हैं। जब लागतें वस्तुओं की बढ़ जाती हैं तो डिमांड कम हो जाती है, जब डिमांड कम हो जाती है तो क्या होता है, प्रोडक्शन प्रभावित होता है। जब प्रोडक्शन प्रभावित होता है तो क्या होगा, आर्थिक समृद्धि कम हो जाती है। इसी तरह इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है। क्यों, क्योंकि ये जो इसका डेफिसिट है वो सरकार के ऋण को दिखाता है या देयताओं को दिखाता है। तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम सुने हो तुम लोग, नहीं सुने हो? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो अर्थव्यवस्था का इंडेक्सिंग करती हैं, मतलब अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का वो आकलन करती है। अर्थव्यवस्था अच्छी है कि नहीं अच्छी है, अर्थव्यवस्था में विकास की कितनी संभावना है या इसमें निगेटिव पॉइंट क्या है, वो हर अर्थव्यवस्था का आकलन करके उसको रैंकिंग प्रदान करती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ इन्हीं सब के माध्यम से, जैसे फिजिकल डेफिसिट हो गया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, या आपका जो जैसे शेयर मार्केट है, इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का इंडेक्सिंग करती है। तो जब अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होता है
तो क्या होगा, मान लो फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा तो जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं, रेटिंग एजेंसियाँ कई जिसमें से पिछली बार पूछा था, पिछली बार नहीं 2-3 साल पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नाम दे दिया था, उनकी स्थापना ईयर्स पूछा था। तो उसमें जैसे कि कृषि एक नाम है, स्टैंडर्ड एंड पुअर नाम है, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम से जानी जाती हैं, जो जिनका काम ही होता है कि अर्थव्यवस्था का आकलन करना। ठीक, तो उनके बारे में लोग पढ़ लेना कभी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जब सरकार की क्रेडिट किसी देश की क्रेडिट को गिरा देती हैं, मतलब कि अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो क्रेडिट क्या होगा, गिरेगी अपने देश की। क्रेडिट जब गिरेगी तो क्या होगा, क्रेडिट मान लो गिर रही है, तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो विदेशी निवेश है वो नहीं आएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। जो विदेशी निवेशक आते हैं वो क्या देख कर आते हैं, वो आर्थिक संभावनाएं देख कर आते हैं। जब अगर आर्थिक संभावनाएं देश में होंगी तभी कोई विदेशी निवेशक आएगा, नहीं तो अपना पैसा यहाँ फंसाने आएगा। तो उसका जब वो कहाँ से देखते हैं, वही क्रेडिट एजेंसी के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग देखते हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मान लो कि किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपने देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी या घटा दी, तो उससे विदेशी निवेशक प्रभावित होंगे, वो निवेश नहीं करेंगे। जब निवेश नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा तो आय नहीं बढ़ेगी, आय नहीं बढ़ेगी तो डिमांड कम बढ़ेगी, डिमांड कम बढ़ेगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम मिलेंगे, रोजगार कम मिलेंगे तो फिर वही सर्किल चल जाएगा, एक प्रकार से साइकिल बन जाएगा। तो इसलिए उससे अर्थव्यवस्था में फिर समृद्धि नहीं प्राप्त होगी। जब कोई आर्थिक क्रिया सही हो ही नहीं तो आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए माना जाता है कि ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट अच्छा नहीं होता। एक कारण और होता है, इसका एक दुष्प्रभाव और हो सकता है, जैसे कि अगर सरकार ज़्यादा ऋण ले रही है, तो ज़्यादा ऋण ले रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बैंक होते हैं उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी में कमी आती है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जब बैंकिंग द्वारा पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा, वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो लोगों को उधार देते हैं, उधार कर देते हैं। जब सस्ता ब्याज दर होता है तो ज़्यादा लोग उधार लेते हैं, जब महंगा ब्याज दर होता है तो लोग कम उधार लेते हैं। तो जब सरकार ऋण ज़्यादा ले लेती है बैंकों से या RBI से या बांड के माध्यम से जनता से, तो उससे क्या होता है कि बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी कैपेसिटी तो उससे क्या होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपना बढ़ा देते हैं। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो जो पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों को सस्ता ऋण नहीं मिलेगा। जब सस्ता ऋण नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, निवेश प्रभावित होगा, क्योंकि पूंजीपति किस बैंकों से ऋण लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उनको सस्ता ऋण मिलेगा तो ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें देखते हो जब सरकार को इन्फ्लेशन कम करना होता है तो क्या करती है, RBI जितने भी उसको घटा देती है, उसको बढ़ा देती है, या अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो उसको उल्टा कर देती है। तो इसी तरह जब बैंक ऋण जो निजी पूंजीपति हैं उनको ऋण अगर नहीं मिल पाता तो उससे फिर निवेश प्रभावित होगा, निवेश कम होगा। जब निवेश कम होगा तो फिर रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो फिर वही सब चल जाएगा। रोजगार कम होगा तो फिर लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, आय नहीं बढ़ेगी तो लोग डिमांड नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आर्थिक समृद्धि नहीं होगी, GDP नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो इसलिए जो इसको एक टर्म दिया जाता है, इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट किसी को कहते हैं कि जब सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो जाती है, सार्वजनिक ऋण या सार्वजनिक निवेश में वृद्धि होती है, उसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र जो है वो प्रभावित होता है। निजी क्षेत्र का निवेश जब कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति को ही कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट।